हेलो स्टूडेंट्स। पिछली कुछ क्लासेस में हमने विजयनगर साम्राज्य के बारे में बात की और विशेष रूप से हमने विजयनगर साम्राज्य की राजनीतिक उपलब्धियों के बारे में चर्चा की। आज की क्लास में हम विजयनगर साम्राज्य की सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में चर्चा करेंगे और विशेष रूप से हम तत्कालीन साहित्यिक शैक्षणिक क्षेत्र में हुई उन्नति के बारे में जानेंगे और साथ ही साथ स्थापत्य कला के क्षेत्र में हुई विशेष उन्नति के बारे में भी चर्चा करेंगे और विविध कलाओं के प्रगति के बारे में भी बात करेंगे। विजयनगर साम्राज्य के प्रत्येक राजवंश के शासकों द्वारा सांस्कृतिक उन्नति में अपना विशेष योगदान दिया गया और विजयनगर कालीन जो शासक थे उन्होंने हिंदू धर्म और संस्कृति को विशेष रूप से प्रोत्साहित किया। विजयनगर दक्षिण भारत का एकमात्र हिंदू राज्य था जिसने हिंदू धर्म की संस्कृति को अक्षुण्ण बनाए रखा और विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत विशेष रूप से शैक्षणिक व साहित्यिक क्षेत्र में विकास हुआ और साथ ही साथ स्थापत्य कला के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई। विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत ललित कला, नृत्य, संगीत, अभिनय के साथ साथ चित्रकला और मूर्तिकला का भी अत्यंत विकास हुआ। सबसे पहले हम बात करते हैं संगम राजवंश के अंतर्गत सांस्कृतिक क्षेत्र में हुई प्रगति की। संगम राजवंश के अंतर्गत कुमार कंपन या कंपा की पत्नी गंगा देवी द्वारा अपने पति की मधुरा विजय का अपने ग्रंथ मधुरा विजयम में बहुत ही सजीव वर्णन किया गया है और बुक्का प्रथम द्वारा वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि ग्रहण की गई और उसने वेद और अन्य धार्मिक ग्रंथों की नवीन टीकाएँ लिखवाई और तेलुगु साहित्य को प्रोत्साहित किया। हरिहर द्वितीय अपनी विद्वता और विद्वानों को संरक्षण देने के कारण ही राजव्यास या राजा वाल्मीकि कहलाया। देवराय प्रथम के विषय में ये कहा जाता है कि जो शासक था अपनी राजप्रसाद के मुक्ता सभागार में प्रसिद्ध व्यक्तियों को सम्मानित किया करता था और उसके समय में विजयनगर दक्षिण भारत में विद्या का एक केंद्र बन गया था। देवराय प्रथम के राज दरबार में प्रसिद्ध तेलुगु कवि श्रीनाथ रहा करते थे और श्रीनाथ द्वारा हर विलासम नामक ग्रंथ की रचना की गई। देवराय द्वितीय योग्य शासक होने के साथ साथ विद्या और विद्वानों के संरक्षक भी थे। देवराय द्वितीय ने संस्कृत ग्रंथ महानाटक सुधानिधि और ब्रह्मसूत्र पर एक भाष्य लिखा। तुलु वंश के शासक कृष्णदेव राय तेलुगु साहित्य के महान विद्वान कहे जाते हैं और उन्होंने तेलुगु के प्रसिद्ध ग्रंथ अमुक्त माल्यद या विश्वविद्या की रचना की। उन्होंने इस ग्रंथ में राजस्व के विनियोजन और अर्थव्यवस्था के विकास पर विशेष बल दिया और उनके द्वारा लिखा गया है कि राजा को तालाबों और सिंचाई के अन्य साधनों तथा अन्य कल्याणकारी कार्यों के द्वारा प्रजा को संतुष्ट रखना चाहिए। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि जो कृष्णदेव राय थे वो एक प्रजावत्सल शासक थे और कृष्णदेव राय एक महान प्रशासक होने के साथ साथ एक महान विद्या प्रेमी और विद्वानों के उदार संरक्षक भी थे और इसी कारण ये अभिनव भोज के रूप में प्रसिद्ध थे। कुमार व्यास का कन्नड़ भारत कृष्णदेव राय को ही समर्पित है और उनके राज दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहा करते थे जिन्हें अष्ट दिग्गज कहा जाता था। दिग्गज में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण थे वो थे अल्लसानी पैदन और इन्हें तेलुगु कविता के पितामह की उपाधि भी प्रदान की गई और उनकी जो मुख्य कृति है वो है स्वरोचित संभव या मनुचरित तथा हरिकथा सार। दूसरे जो महान कवि थे वो थे नंदी तिम्मन और इन्होंने पारिजातापहरण की रचना की। तीसरे कवि भट्ट मूर्ति ने अलंकार शास्त्र से संबंधित पुस्तक नरस भूपालियम की रचना की। चौथे कवि धूर्जटी ने कालहस्ती महात्म्य की रचना और पांचवें कवि मादयायगरी मल्लन ने राजशेखर चरित्र की रचना की।
छठे कवि अचल राजू रामचंद्र ने सकल कथा सार संग्रह और रामाभ्युदय की रचना की। सातवें कवि पिंगली सुरन ने राघव पांडवीय की रचना की। आठवें और अंतिम दरबारी कवि तेनाली रामकृष्ण ने पांडुरंग महात्म्य की रचना की। पांडुरंग महात्म्य की जो गणना है वो 5 महाकाव्यों में की जाती है और कृष्णदेव राय स्वयं एक बहुत बड़े विद्वान थे और उन्होंने संस्कृत भाषा में एक नाटक जाम्बुवती कल्याण की रचना की। साहित्य के क्षेत्र में कृष्णदेव राय के काल को तेलुगु साहित्य का क्लासिकी युग कहा गया है और कृष्णदेव राय द्वारा आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह आदि उपाधियां धारण की गई। अराविडु वंश का जो वेंकट द्वितीय था वो चित्रकला में विशेष रुचि रखा करता था और चंद्रगिरी में उसके पास बहुत सारे चित्रकार थे। यूरोपीय चित्र उसे विशेष रूप से पसंद थे और उसने 2 जेसुइट चित्रकारों को भी अपनी सेवा में रखा। हालांकि विजयनगर के जो राजा थे उन्होंने राज्य की तरफ से शिक्षा की पर्याप्त व्यवस्था नहीं की और न ही उन्होंने चेरों और पल्लवों की तरह राजकीय विद्यालयों की भी स्थापना की, लेकिन स्वतंत्र शैक्षणिक संस्थाओं को दान और संरक्षण देकर उन्होंने शिक्षा के विकास में सहायता पहुंचाई। मठ, मंदिर और अग्रहार शिक्षा के प्रचार का कार्य किया करते थे। तुलु वंश द्वारा शिक्षा को पर्याप्त प्रोत्साहन दिया गया और राज्य विद्वानों को संरक्षण दिया करता था। उन्हें कर मुक्त भूमि भी दान में दी जाती थी और इस युग में संस्कृत, तेलुगु, तमिल और कन्नड़ भाषाओं का पर्याप्त विकास हमें दिखाई देता है और इस युग के जो प्रसिद्ध विद्वान थे उनमें माधव विद्यारण्य और सायणाचार्य के नाम विशेष रूप से प्रमुख कहे जा सकते हैं। विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत स्थापत्य के क्षेत्र में विशेष प्रगति हमें नज़र आती है और इस युग के राजाओं द्वारा सुंदर और भव्य महलों, झीलों, नहरों, पुलों, तालाबों का निर्माण करवाया गया और विजयनगर की प्रशंसा जो समय समय पर विदेशी यात्री आए उनके द्वारा भी की गई है। इतावली यात्री निकोलो कॉन्टी द्वारा लिखा गया है कि जो नगर की परिधि है वो 60 मील है, उसकी दीवारें पर्वत शिखरों तक पहुंचती हैं और उनके चरणों को घाटियां घेरे हुए हैं। इससे उसका विस्तार और भी अधिक बढ़ जाता है। बारबोसा ने लिखा है, नगर विस्तृत और घनी आबादी वाला था। अब्दुल रज़ाक नगर की सुंदरता देखकर बहुत विमुग्ध हो गया था और वो कहता है कि विजयनगर ऐसा है जिसकी क्षमता का दूसरा नगर पृथ्वी पर आँख से न देखा और न कान से सुना। विजयनगर कालीन युग में बहुत सारे सुंदर और भव्य मंदिरों का भी निर्माण हुआ और मंदिर निर्माण शैली का चरम विकास हुआ। हालांकि इन मंदिरों का निर्माण चोल युगीन द्रविड़ शैली में हुआ था, लेकिन इनमें कुछ अपनी नई विशेषताएं भी देखी जाती हैं। हर मंदिर में मंडप के अलावा एक कल्याण मंडप भी निर्मित हुआ और यह मंदिर के आंगन की बाईं ओर बनाया जाता था। इनके निर्माण में अलंकृत स्तंभों का व्यवहार हुआ करता था और कल्याण मंडप में देवता का विवाह समारोह मनाया जाता था। मंदिर के साथ देवता की पत्नी के लिए अमान मंदिर का भी निर्माण किया जाता था। विजयनगर राज्य में जो मंदिर बने उनमें गोपुरम के निर्माण और स्तंभों के अलंकरण पर विशेष ध्यान दिया गया। स्तंभ के चारों ओर गोलाकार और बड़ी मूर्तियां बनाई गई। ऐसी मूर्तियों में जो विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं वो हैं पिछले पैर के बल खड़े घोड़ों और उपद्रवी अलौकिक जानवरों की आकृतियाँ। इन सबका निर्माण एक ही ठोस पत्थर को काटकर किया गया था और वस्तुतः कहा जा सकता है कि विजयनगर की मंदिर स्थापत्य कला की विशिष्टता उसके ये अलंकृत स्तंभ ही हैं।
कृष्णदेव राय के शासनकाल में स्थापत्य कला के क्षेत्र में विशेष प्रगति हुई और उसके द्वारा विजयनगर के पास ही अपनी मां नागला देवी के नाम पर नागलपुर नाम से एक नया नगर बसाया गया और उसने बहुत सारे विशाल मंदिरों का भी निर्माण करवाया, जिनमें से विशेष रूप से जो प्रसिद्ध मंदिर हैं वो हैं विजयनगर में निर्मित कृष्ण स्वामी मंदिर, हजार खम्भों वाला हजारा मंदिर और विट्ठल मंदिर। साथ ही साथ कृष्णदेव राय द्वारा बहुत सारे मंडप व गोपुरम का निर्माण भी करवाया गया। स्थापत्य कला के अलावा विजयनगर राज्य में विभिन्न ललित कलाओं जैसे नृत्य, संगीत, अभिनय के साथ साथ चित्रकला और मूर्ति कला की भी प्रगति हुई। कृष्णदेव राय के जो दरबारी संगीतकार थे लक्ष्मी नारायण, उन्होंने संगीत सूर्योदय नामक पुस्तक की रचना भी की। विजयनगर काल में चित्रकला की स्वतंत्र शैली का भी विकास हुआ और विजयनगर की चित्रकला लिपाक्षी कला के नाम से विख्यात है और इस चित्रकला के जो विषय हैं वो रामायण और महाभारत से लिए गए हैं। विजयनगर साम्राज्य में मनोरंजन के क्षेत्र में नाटक और संगीत में अभिनय, यक्षगान का प्रचलन था। बोमलाट यानी छाया नाटक को भी काफ़ी सराहा जाता था और शतरंज, जुआ और पासा के खेल के प्रचलन में होने का उल्लेख भी हमें मिलता है और कृष्णदेव राय जो थे वो स्वयं शतरंज के खिलाड़ी थे। तो विजयनगर साम्राज्य की जो सांस्कृतिक उपलब्धियों के अवशेष हैं वो हम वर्तमान हम्पी में देख सकते हैं। तो निष्कर्षतः हम ये कह सकते हैं कि विजयनगर साम्राज्य दक्षिण भारत के मध्यकालीन राज्यों में राजनीतिक और सांस्कृतिक दोनों ही क्षेत्रों में सबसे प्रमुख बन गया।